हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। कल हमने लोकसभा पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। तो चलिए इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आज पहला शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये सबसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनको भी 2 बार चुना गया था। 2 क्या, ये 3 बार चुने गए थे, 3-4 बार। इंदिरा गांधी जी को भी 2-3 बार चुना गया था। अटल बिहारी जी को भी लगातार 2 बार चुना गया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी लगातार 3 बार चुना गया है। तो ये तीन ऑप्शन के हिसाब से ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है। नेहरू के नाम 6123 दिन तक पीएम रहने का रिकॉर्ड है। मतलब अब तक इतना लंबा किसी कोई पीएम नहीं रहा है। देश की पहली महिला के तौर पर इंदिरा गांधी 5829 दिन तक प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड है। मनमोहन सिंह के नाम 3656 दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। चौथे सबसे लंबे समय तक बतौर पीएम देश के अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो 2272 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। अटल बिहारी के बारे में पहली बार में 16 दिन में ही उनको सिर्फ 16 दिन के लिए पीएम बने थे। एक बार 16 दिन में फिर उनकी सरकार गिर गई थी। और अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये 4137 दिनों से लगातार अभी पद पे बैठे हुए हैं। तो ये अभी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। पहले नंबर पे नेहरू जी थे, दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी और तीसरे नंबर पे भी मोदी जी चल रहे हैं। अगला देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयन किए जाते हैं? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता भी होते हैं, और जो जिसे हम लोकसभा में चुन के भेजते हैं, वो सभी सांसद मिलकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं और राष्ट्रपति फिर उन्हें नियुक्त करते हैं। निर्वाचित मतलब इनको निर्वाचित नहीं किया जाता। ये सांसद होते हैं या राज्यसभा या लोकसभा किसी भी के भी सदस्य होंगे, होना जरूरी है इनको। ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो नियुक्ति करता है, मैंने बताया ना कि सांसद चुनते हैं और फिर उसके बाद इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो ये होगा राष्ट्रपति। अगला है, प्रधानमंत्री को उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद और गोपनीयता की शपथ जो दिलाएंगे वो राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। भारत में संविधान द्वारा गठित है, तभी तो हम भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन में जो ए हमारा है यही सही है, क्योंकि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया अनुच्छेद 1575 में दिया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। ठीक है। संविधान अपने भाग 5 में विभिन्न अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद के संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी अधिकारी को प्रयोग करने की शक्ति लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री को दी गई है। अगला है, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, दोनों में से कहीं का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन लोकसभा के वो बहुमत दल का नेता जरूर होता है। ठीक है। तो ऑप्शन जो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है, नहीं, राज्यसभा का बहुमत दल का नेता नहीं होता, वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पर नियुक्त हो सकता है? तो हम देख रहे हैं कि 3-3 4-4 बार सब बन रहे हैं, तो कई कई बार बन सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार बन सकते हैं आप। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र क्या है? तो जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है भारत में ना, वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नाम के नहीं, वो काम के होते हैं शक्तिशाली। राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो प्रधानमंत्री से ही पूछ के करते हैं, और जो काम प्रधानमंत्री कह देंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री पद के वर्चस्व व महत्व का सबसे अहम कारण है उसके पदाधिकारी को प्रदान की गई कार्यकारी शक्तियां। अनुच्छेद का संविधान का अनुच्छेद 17 प्रधानमंत्री के पद को स्थापित करता है एवं यह निर्दिष्ट करता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा।
जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करेगी तथा अनुच्छेद 75 यह स्थापित करता है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार की जाएगी एवं मंत्री को विभिन्न कार्यभार की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही देंगे। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? देखिए, लोकसभा का जो नेतृत्व करेगा ना, वो प्रधानमंत्री ही करेगा। अध्यक्षता की बात नहीं हो रही है। आज जब अध्यक्षता की बात होगी तब यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष आएगा। नेतृत्व की बात हो रही है, मतलब दो संसद के बाहर कौन उसको चला रहा है, किसके पीछे सब चल रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो लोकसभा स्पीकर होते हैं। ठीक है। अगला है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्री परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं 11 नंबर अपना, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हम जानते हैं नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन? प्रधानमंत्री ही होते हैं। ये पद 2015 से शुरू हुआ है। इससे पहले नीति आयोग भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिससे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। पहले योजना आयोग चलता था, अब नीति आयोग चलता है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रधान प्रस्ताव जारी किया गया है। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग का कार्यपालक देश का प्रधानमंत्री होता है। देखिए, अभी जब तक बीजेपी की सरकार चल रही है तब तक नीति आयोग चलेगा। उसके बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, वो योजना आयोग को वापस से लागू कर देगा और नीति आयोग को हटा देगा। ठीक है, फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगी। तो ये हकीकत बात है। अगला है, जो सरकार रहता है वो अपना नीति चलाता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं? लोकसभा का सदस्य होते हैं। ठीक है, संसद का सदस्य नहीं। संसद का सदस्य होना जरूरी है भाई। लोकसभा का सदस्य होंगे, राज्यसभा का सदस्य हो भी सकते हैं, दोनों का सदस्य। कोई भी इंसान दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो आमतौर पर दिया है, तो आमतौर पर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से लोकसभा ही होगा। अगर बी और सी दोनों दिया होता डी में, तो ये ऑप्शन डी हो जाता हमारा। ठीक है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी पहली बार चुनी गई थी तो वो राज्यसभा के ही सदस्य थी, ना कि लोकसभा के सदस्य थी। अगला है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन कालानुक्रम सही है? मतलब एक लाइन से बैठाना है। तो सबसे पहले बने थे जवाहरलाल नेहरू, यानी 2। उसके बाद बने थे उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की जब हटी थी, जिससे कि जब इमरजेंसी लाया गया था, तो उस टाइम जब वो हटी थी तो मोरारजी देसाई आए थे। तो 2 1 3 4। ठीक है, तो 2 1 3 4 किस में आ रहा है? 2 1 3 4 ये सी में आ रहा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। सही कालानुक्रम देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो 1947 से लेके 1964 तक थे। ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी थी, इनका कई कालक्रम रहा है, जो 1966 से 77, फिर 80 से 84। मोरारजी देसाई ये 77 से 79 तक थे। चौधरी चरण सिंह जी ये सबसे कम समय के लिए थे, ये बहुत कम समय के। ये अभी इन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। ठीक है, तो लगभग 1 साल से कुछ कम ही साल के लिए थे। ये क्रम जो 89 से 80 तक थे, यह क्रम उनके कार्यकाल के आधार पर हमेशा नहीं थे। अगला है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है: उच्च सदन के बहुमत दल का, निम्न सदन के बहुमत दल का, उच्च सदन के अल्पमत का, या निम्न सदन के अल्पमत का। तो ऑप्शन जो 14 हमारा है वो निम्न सदन के बहुमत दल का। निम्न सदन मतलब लोकसभा, और निम्न सदन के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के में जो सबसे ज़्यादा बहुमत पाई जाती है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद चुन के जाते हैं संसद में, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद जिसके पार्टी के चुन के जाते हैं, वही पद अपना प्रधानमंत्री बनाता है, तो उसी का वो नेता होता है। तो प्रधानमंत्री निम्न सदन के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला है, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, मंत्रिमंडल जहाँ बैठेंगे ना,
कि उसकी बैठक की अध्यक्षता, जब मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता, ठीक है, संसद की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष मार के आ जाए, मंत्रिमंडल जहाँ भी बैठेंगे तो इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे, प्रधानमंत्री ही करेंगे, ठीक है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उससे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। इसी के आधार पर एक मंत्री परिषद बनाई जाती है और उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति आज राष्ट्रपति करेंगे ना, मैंने शुरू में ही बताया था, यह अनुच्छेद 75 के तहत आता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अपने दल के अत्यंत प्रतिभा संपन्न नेताओं को राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रियों के पदरूप में नियुक्त करता है। व्यवहार में जब नए चुनाव संपन्न होते हैं तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। मैंने बताया कि जिस पार्टी का सांसद संसद में सबसे ज़्यादा चुन के जाएंगे वो अपने नेता को चुनेंगे और वही जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनेगा और लोकसभा का लीडर बनेगा, ठीक है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री पद के लिए वही आवेदन कर सकता है जो लोकसभा में अपना चुनाव लड़ सकता है। तो लोकसभा चुनाव की जो आयु होती है वो 25 साल होती है, तो यहाँ पे भी प्रधानमंत्री के लिए भी 25 साल है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात है कि प्रधानमंत्री हो या लोकसभा के लिए हो, दोनों के लिए एक उम्र है 25 साल। अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल, और अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35 साल, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। नहीं, इसमें से कौन सा सही होगा आप खुद बताइए। राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुनते नहीं है इनको, हाँ नियुक्त करते हैं भले, लेकिन राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं इनको, ठीक है। तो ऑप्शन, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति नहीं चुनते उनको, वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं, ठीक है। तो अक्सर गलती होगा एग्जाम में, ये आरआरबी टीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कौन बनता है प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता। अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है, तो नीचे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उम्र से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। अगला है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद की उच्च सदन के सदस्य हैं, जैसे कि कोई ऐसा सांसद है जो पहले से राज्यसभा के सदस्य हैं, या लोकसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन वो जीत नहीं पाए, तो उनको 6 महीने के अंदर ये प्रावधान है कि उनको 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि अब वो तो लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं। तब उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा या फिर राष्ट्रपति द्वारा उनको मनोनीत किया जाएगा, किसी भी तरीके से उन्हें अब राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा का उनको सदस्य बनाया जाएगा। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा के सदन का सदस्य है तो वो क्या कर सकते हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। देखिए, जब भी अविश्वास प्रस्ताव लागू होता है, लाया जाता है, कोई भी संसद का कोई भी सदस्य ला सकता है, लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, ना कि राज्यसभा में। तो जब भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सभी सांसद अपने अपने वोट देते हैं कि हम अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहते हैं। तो उस समय तो ये जो प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में, जो कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो ये लोकसभा में तो बैठेंगे ही नहीं, तो अपना वोट डालेंगे कैसे, इनका अधिकार नहीं होता कि वो अपने हक में वोट डालें। तो ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री का पद, ठीक है, परंपरागत है, क्या परंपरा हो रहा है,
ऐसा तो है ही नहीं, परंपरा तो है नहीं कि बाप बना फिर बेटा बना फिर उसका बेटा बना फिर उसका बेटा। संसद द्वारा सृजित है, संसद बनाती है, ऐसा भी तो नहीं है कि संसद बनाती है। संविधान द्वारा सृजित है, हाँ संविधान में ये चीज़ लिखा है, ठीक है। संविधान जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, लेकिन संसद कानून नहीं है, कानून नियम में क्या है, वो संविधान है, ठीक है। संसद संविधान की कुछ कमियों को या कुछ उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें वक्त के साथ कुछ बदलाव की जा सकती है संसद के द्वारा, लेकिन नियम में भारत का जो संविधान ही है, भारत का कानून है और सबको संविधान के हिसाब से ही चलना है, वो चाहे वो संसद हो, चाहे आम जनता हो या कोई भी बड़ा अधिकारी हो। तो ऑप्शन जो है हमारा संविधान ही होगा, ना कि राष्ट्रपति, संसद या परंपरागत, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, हमेशा तो नहीं होगा, हो सकता है, ये लग रहा है। सी देखते हैं, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, नहीं अध्यक्ष हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है एक ही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री है वो अपने सत्ता दल का नेता नहीं, अध्यक्ष नहीं होंगे, वो अध्यक्ष भी हो सकते हैं, अध्यक्ष नहीं भी हो सकते हैं। जैसे भी वर्तमान में अध्यक्ष कोई और है, जेपी नड्डा है, और प्रधानमंत्री कोई और है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री है वही अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसमें से वक्तव्य कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, संसद के कोई भी सदस्य जो है वो अपने मंत्रियों को चुनने के लिए स्वतंत्र है, वो चुन सकते हैं। इस विषय में इसमें सही दिया है ना, वक्तव्य कौन सा सही है, तो ये सही तो यही हो गया, ऑप्शन ए ही हमारा, तो इसी को चुनते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। मतलब उनको एक बार पद से हटा दिया गया था, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा पद संभाला। तो जवाहरलाल नेहरू इन पद से हटाए नहीं गए थे, उसके बाद आए थे जवाहरलाल बहादुर शास्त्री, इनका भी नहीं था। इंदिरा गांधी, इनके साथ हुआ था कि इनको पद से अविश्वास प्रस्ताव से पर हटा दिया गया था, लेकिन फिर इनको दोबारा चुना गया था। तो इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत का गणराज्य के प्रधानमंत्री रहीं। उसके बाद चौथी पारी में 1980 में लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। वे भारत के प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं, यानी अब तक उनके अलावा दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं महिला बन पाया है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो दूसरी राष्ट्रपति बन चुकी हैं महिला में। पहला प्रतिभा देवी पाटिल थी, ठीक है। दूसरा द्रौपदी मुर्मू जी बन चुकी हैं। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं था। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो ये जो थे पीवी नरसिंह राव जी थे, ठीक है। पामुलापति वेंकट नरसिंह राव भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय आर्थिक नीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही प्रारंभ हुआ। ये आंध्रा के मुख्य प्रधानमंत्री थे। भारत में जब 1992-93 में आर्थिक संकट आया था, उस समय प्रधानमंत्री ये पीवी नरसिम्हा राव जी ही थे, और जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। कौन नहीं जानता उनको। अगला है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जब इंदिरा गांधी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो ये राज्यसभा की सदस्य थी, तो इंदिरा गांधी जी हमारा बिल्कुल सही होगा। सन 1966 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो चुकी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रूढ़िवादी मोरारजी देसाई, उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे, गूंगी गुड़िया कहा करते थे। अगस्त 1964 में फरवरी 1967 तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी राज्यसभा की सदस्य रहीं। अगला है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का
सदस्य कौन थे? तो विधानसभा के जो सदस्य थे ना, वो चौधरी चरण सिंह, पीवी सिंह, आई के गुजराल या एच डी देवगौड़ा। जो एच डी देवगौड़ा जी थे, यही थे कर्नाटक के मुख्य प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है, मुख्यमंत्री थे। तो ये मुख्यमंत्री कौन होता है? विधानसभा का ही सदस्य होता है, ना कि लोकसभा का सदस्य होता है। अगला है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना, मतलब लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त में किए नहीं, अब प्रधानमंत्री पद कार्य करने वाले प्रधानमंत्री बन गए, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री बन गए, कौन ऐसे नेता थे? तो ये चौधरी चरण सिंह जी थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी ऐसे थे जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया अपने कार्यकाल, मतलब प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन पर अविश्वास प्रस्ताव लगने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि हटाओ, मुझे नहीं रहना, कुर्सी को लात मार दिया था। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच डी देवगौड़ा को या उपयुक्त सभी को। तो ये जो थे ना, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर को, एच डी देवगौड़ा जी को, ये सभी लोगों को कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था। जो कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया था, इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। ये हो जाएंगे तीनों लोग, ठीक है। अगला है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, कब से कब बनी थी? तो ये 80 से लेकर 84 तक बनी थी, यानी 1980 से 1984 तक बनी थी दूसरे कार्यकाल के लिए, ठीक है। 1984 में इनका गोली मारकर हत्या कर दिया गया था इनका। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात, जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिक विशेषज्ञ थे। वे 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल नंदा प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हुआ 1966 में, तब इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसका कार्यकाल, मतलब इनका कार्यकाल दोनों बार इनकी उसी समय तक सीमित रहा जब तक कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नए नेता का चयन नहीं कर लिया, मतलब आनंद फानन में इनको बना दिया गया था, ठीक है। अगला है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग देना पड़ा था? मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और इनको अपना पद को त्याग देना पड़ गया। ये थे मोरारजी देसाई। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को सफलता 1978 में मिली। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई सरकार के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 1978 में दूसरी बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उनकी सरकार ने घटक दलों में आपसी मतभेद थे। उनकी हार का अंदाजा लगते ही मोरारजी देसाई ने मत विभाजन से पहले इस्तीफा दे दिया। अगला है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो मैंने शुरू में ही बताया था, ये चौधरी चरण सिंह जी थे जिन्होंने संसद के सत्र में उपस्थित किया ही नहीं है, उससे पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि हम जाएंगे तो मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो सबसे ज़्यादा अब तक प्रधानमंत्री पद पर कोई आसीन रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो सबसे कम जो रहा है ना इनमें से, ऐसा तो सबसे कम रहा है मात्र 16 दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से दे रहा है तो यहाँ पे वो सबसे कम हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जी का, ठीक है।
जो उन 28 जुलाई से 14 जनवरी तक रहा इनका 170 दिन का, लगभग आधा साल, 6 महीना। निम्न में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो 2 बार कार्यकारी पद का ग्रहण किया, हमने जिसे बताया था कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के बाद और उस दूसरी बार जय जवान जय किसान के नारे देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद गुलजार लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों बार बनाया गया था। ठीक है। अगला है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ना, वो थे मोरारजी देसाई। पहले, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, पहले गैर कांग्रेसी मतलब ये कांग्रेस के पार्टी जब ये प्रधानमंत्री बने थे उस समय ये प्रधानमंत्री जब बने थे तो उस समय ये कांग्रेस के पार्टी के नहीं थे, बल्कि ये जनता पार्टी के सदस्य थे। ठीक है। अगला है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाली व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र पर अब तक सब प्रधानमंत्री बनने वाले एक ही इंसान है, वो है राजीव गांधी। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो इनकी उम्र 40 साल थी। ठीक है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत रत्न जिन्हें दिया गया है मृत्यु प्रमाण के बाद, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और उनकी मृत्यु 21 मई 1991 को वन विस्फोट से पेरू-बुदूर में एक आतंकवादी संगठन लिट्टे द्वारा मानव बम से की गई थी। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड द्वारा किया गया था। इसके बाद राजीव गांधी जी के भारत प्रधानमंत्री बनाया गया था। इंदिरा गांधी जी की हत्या जो की थी उनके एक बॉडीगार्ड थे जो सिख थे, और ये चलाया था जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था स्वर्ण मंदिर में, उसके विरोध में उनको मार दिया गया था। और राजीव गांधी जी को पर जो हमला हुआ था, इन्होंने श्रीलंका पर एक अभियान चलाया था, उसके विरोध में राजीव गांधी जी को मारा गया था। अगला है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक उम्र, अब तक सबसे ज्यादा अधिक उम्र में मोरारजी देसाई को चुना गया था, क्योंकि जब ये चुने गए थे उस समय वो 81 साल के थे। सबसे अधिक उम्र में 81 साल के चुने गए मोरारजी देसाई थे। ठीक है। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मतलब प्रधानमंत्री के पद मिला, उसके बाद प्रथम अपने पद को त्याग करने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे ना, ये मोरारजी देसाई ही थे। ठीक है। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को सफलता 1978 में मिली, यानी इंदिरा गांधी जी के को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा दिया गया। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला और मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई सरकार के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया। 1978 में दूसरी बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उनकी सरकार के घटक दल में आपस में मतभेद थे। अपनी हार का अंदाजा लगाते ही मोरारजी देसाई ने विभाजन मत से पहले अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। अगला है ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो सबसे पहले जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो जवाहरलाल नेहरू ही जी थे। ठीक है। इन पर 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, 1964 में इनका देहांत हो गया था। पद लाया गया था पर वो कामयाब नहीं हुआ था, उनको सरकार को गिरा नहीं पाया था। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहली बार पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पूर्णतः, यहाँ हमने भी पढ़ा कि प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे, तो वहाँ मोरारजी देसाई थे। यहाँ पे दिया है प्रथम पूर्णतः, यानी पूरी तरह से, मतलब जिनका दूर दूर तक संबंध कांग्रेस से था ही नहीं। मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने अपना छोड़ के उन्होंने दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन कौन ऐसे थे जो कभी कांग्रेस में शामिल हुए ही नहीं थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। ये कभी भी कांग्रेस के सदस्य थे ही नहीं। अगला देखते हैं भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मनमोहन सिंह जी हैं, एकमात्र सिख प्रधानमंत्री भारत के। और अब तक भारत में एक भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बना है।
किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा चली है? तो ये चली थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान। ठीक है, इनको एक बार 16 दिन में ही गिरा दिया गया, इनकी सरकार गिर गई थी। ठीक, अगला है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो पद पर रहते हुए अब तक हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और एक और कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये तीनों लोग का पद पर रहते हुए इनका देहांत हो गया था। अगला है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत, अच्छा ऑप्शन में देता है, वहां पे राजीव गांधी भी दे देगा, लेकिन राजीव गांधी नहीं थे उस समय। ठीक है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक कितनी बार प्रधानमंत्री सरकार द्वारा खिलाफ लाया गया है? मतलब अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो सबसे ज़्यादा परेशान आदमी जिस सरकार से होगा उसी के खिलाफ सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। तो सबसे ज़्यादा परेशान किससे थे लोग? इंदिरा गांधी ने सबके नाक में दम करके रखा था, नेताओं के नाम में, पब्लिक के नाक में नहीं, नेताओं के नाक में दम करके रखा था। तो इन्हीं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ था। लोकसभा में विश्वास मत प्रस्ताव करने से के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे। तो ये कौन थे? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों लोग थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये कौन थे? वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा, ये दोनों लोग असफल रहे थे अपना विश्वास पत्र दिखाने में। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? तो जो वास्तविक कार्यपालक शक्तियाँ होती है ना, वो किसके पास होती है? और प्रधानमंत्री के पास ही होती है। इसीलिए हर जगह वर्तमान में अभी मोदी जी का नाम सुनाई देता है, क्योंकि वास्तविक जो सरकार है इनके हाथों में है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है संसदों में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर जनता में? तो यहाँ पे दिया है, भारतीय संसद संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता, संप्रभुता सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री। ठीक है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए गए? 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री किसने दिया है? तो जनता पार्टी ने। अगला है, निम्न में से भारत के कौन प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे? तो यहाँ पे ए मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच डी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे किसका नाम आता है। ठीक है, तो मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव, तो इन पे लागू नहीं हुआ था। ये पहले थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर एच डी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, यानी 2, 3 और 4, ये सही होगा, ऑप्शन बी हमारा। अगला देखते हैं, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सारी दुनिया जानती है कि किसके शासनकाल में आपातकाल लगा था? तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में आपातकाल लगा था। अगला है, प्रधानमंत्री कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, चलिए देखते हैं। पहला है, यह 1977 में अस्तित्व में आया था। दूसरा है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है, ये 1970 में अस्तित्व में आया था, ये सही है, लेकिन इसका प्रधान कैबिनेट सचिव क्यों होगा भाई? तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही होगा, सी बिल्कुल सही होगा, 1 नंबर। अगला देखते हैं,
लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। कौन? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के सदन का जो अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है। संसद में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होते हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष होंगे। ठीक है, स्पीकर होंगे। लेकिन यहाँ पे दिया है लोकसभा के अधिनियम के अंतर्गत, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। ये चीज़ ध्यान देना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आंख बंद करके किस पे मारना है? प्रधानमंत्री पर, क्योंकि आपदा हो या कुछ भी हो, इसका प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे, ना कि राष्ट्रपति होंगे। अगला है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो जो वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। और उसका प्रधान, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला है और आज का आखिरी सवाल हमारा, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थित दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए। भारत में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुआ और तीनों संयुक्त बैठक में किसने बैठक में हिस्सा लिया था? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।